हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। द यूनियन एकेडमी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के 5 और 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और 6 के 6 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल ये 7वां लेक्चर है, तो आशा करता हूँ कि जो मैंने पहले लेक्चर आपके डाल दिए हैं यूट्यूब चैनल पर, वो सब आप पढ़ के आए होंगे। और इससे पहले भी जो लेक्चर मैंने आपके डाल दिए हैं वो सब भी आप अच्छी तरह से रिविज़न करके आए हैं। आज इसका लास्ट चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर का। हम मंडे से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे गाइज। अब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोल करके आपकी राय ले लूँगा कि कौन सा मुझे चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है गाइज। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण आज पढ़ रहे हैं हम। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। इसमें 1 बाय 1 करके एक एक मेथड को पढ़ेंगे। बिल्कुल 1% भी आपके डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल आपको समझते हुए चलना है। देखो, अब इसमें मैंने आपको पहले जो लेक्चर पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कहीं भी वर्ड्स का खेल आएगा केमिस्ट्री में। अगर वर्ड्स को नहीं पकड़ पाए ना तो केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। अब मैंने आपको बताया था पहले, एक मैटर कुछ नाम लिया था, मैटर के बारे में कुछ बताया था और ये भी बताया था कि मैटर के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भागों में विभाजित किया गया है इसको। पहला पदार्थ जिसको हम सबस्टांस बोलते हैं और दूसरा मिश्रण जिसको मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। और दोनों में मैंने डिफरेंस भी बताया था। पदार्थ का एग्जाम्पल मैंने नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देके आपको बताया था कि इसे अमोनिया बताया था। और इसका मिश्रण का एग्जाम्पल नमक प्लस पानी का एग्जाम्पल देके बताया था कि नमक में मैंने पानी मिला दिया। और मैटर के बारे में भी ये भी बताया था कि मैटर किसको बोलते हैं, जो कोई मास रखता हो एंड कोई वॉल्यूम रखता हो। और इस मैटर की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। याद है? आशा करता हूँ सबको। अब देखो, पदार्थ और इसमें डिफरेंस क्या होता है, पदार्थ और जो मिश्रण, इसमें डिफरेंस क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, मिश्रण के पृथक्करण की विद्या पढ़ रहे हैं हम, पदार्थ की पृथक्करण की विद्या क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, अभी समझ में आएगा आपके। देखो, पदार्थ क्या होता है, इसमें 2 केमिकल कंपोनेंट जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, इनका फिक्स अमाउंट में जो रेशियो है ना, जैसे इसके नाइट्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 6 है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 6 कंपोनेंट होंगे। मतलब मास ऑफ कंजर्वेशन का फॉलो होगा इसमें। मास को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही व्युत्पन्न किया जा सकता है। जहाँ मास क्रियाकार का होगा जितना उतना ही उत्पाद का होगा। फिक्स अमाउंट में मिलाया जाता है इनको। पहला तो पदार्थ की विशेषता ये है। जबकि इसमें मिश्रण में नमक प्लस पानी मिला है, तो इसमें पानी के अंदर नमक कितना ही मिला दूँ तब तक घुलता रहेगा। जब पानी डिजोल्व होना स्टार्ट, मतलब पानी इसमें नमक पानी में डिजोल्व होना बंद नहीं हो जाएगा, मतलब इसकी सेचुरेशन कंडीशन नहीं आ जाएगी पानी की, तब तक घुलता रहेगा। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। दूसरा ये बताया कि इसको हम इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है। देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन किया तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा अमोनिया बनाया, जबकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया, आपने पानी में खुद ही हाथ से नमक डाल दिया, तो ये भौतिक परिवर्तन है एक। थर्ड वन ये बताई थी कि जिस नाइट्रोजन की यहाँ अलग प्रॉपर्टी है, यहाँ हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा दोनों बने ये, तो बना क्या, 2NH3। मतलब नाइट्रोजन यहाँ अलग था, हाइड्रोजन अलग था, तो यहाँ जो अमोनिया बना ना, तो वो मतलब अमोनिया की एक अलग ही प्रॉपर्टी बन गई। ये ना तो नाइट्रोजन रहा ना हाइड्रोजन रहा, दोनों का कुछ मिक्स होकर अलग ही बन गया, अलग प्रॉपर्टी का बन गया। जबकि मिश्रण में क्या, नमक और पानी को मिला के मैंने नमक और पानी का जो मिश्रण बनाया, तो ऐसे थोड़ी है कि इस मिश्रण में नमक और पानी की प्रॉपर्टी चेंज होगी, सेम वही रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, मैंने वहाँ डिटेल से बताया इनको, तो प्लीज़ वो कृपया जाके पहले वाले लेक्चर भी आप देख लें। मैं उन प्लेलिस्ट है उनकी लिंक अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, वहाँ जाके सारे वीडियोस पहले वाले देख लें। ठीक है गाइज। तो 1 बाय 1 करके आज स्टार्ट करते हैं। ये मिश्रण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज। देखो, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, मतलब पदार्थ के पृथक्करण की जो विधिया होती है ना, तो 8 प्रकार की विधिया पढ़ेंगे हम। पहले डिस्टिलेशन पढ़ेंगे जिसको मास वॉल्यूम बोलते हैं, फिर क्रिस्टलाइजेशन जिसको क्रिस्टलीकरण बोलते हैं, फिर वेपराइजेशन जिसको वाष्पीकरण बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी वर्णलेखन, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, फिल्ट्रेशन निस्यंदन, सेंट्रीफ्यूजन अपकेंद्रण और अवसादन एंड सेडिमेंशन मतलब अवसादन एंड निस्तारण। ये सारी विधियां 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है गाइज। देखो, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, विलय के पृथक्करण की वह विधि है जिसमें पदार्थ को गर्म किया जाता है। जिसमें कोई मिश्रण होता है ना, उसको गर्म किया जाता है और इसमें उपस्थित विलय पदार्थ को रवेदार रूप में अलग हो जाता है और अशुद्ध पदार्थ विलय में बचाया रह जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, खारे जल से नमक बनाना। अब कैसे बनाते हैं वो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, ये मेरे पास क्या था, मिश्रण था। ये मतलब विलियन मान लो एक तरह से। विलियन, ये किसका मिश्रण है, विलियन। ये मिश्रण है, नमक है इसमें प्लस पानी है, इन दोनों का मिश्रण है ये। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, मैं गर्म करूँगा। इसको मैंने गर्म किया, गर्म करने पे क्या होगा, ये गर्म करना, ये उबलना स्टार्ट होगा।
उबलना स्टार्ट हुआ, उबलना स्टार्ट हुआ, उबलना स्टार्ट हुआ, तो मतलब इसके अंदर से क्या निकलना स्टार्ट हो गया, वेपर बनना स्टार्ट हो गई। यहाँ जब मैंने देखा पेंदे के अंदर, यहाँ मैंने जब देखा तो देखो ऐसे ऐसी कंडीशन बन गई मेरे पास। यहाँ देखा तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कुछ चीज़ है जो जमा हो गई और ऊपर कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, जो पानी था। अब देखो यहाँ पे ये तो बच गया नमक, क्रिस्टलाइजेशन इसी को बोलते हैं। और ये ऊपर जो पानी है ना, ये वाष्प बन के उड़ गया, वाष्प बन के वायुमंडल में उड़ गई। तो बचा गया मेरे पास ये नमक। तो मैंने पानी से क्या कर लिया, पानी से मैंने नमक को पृथक कर लिया। इसी को बोलते हैं हम क्या क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। पहले विलयन था, किसका विलयन था, नमक और पानी का। गर्म करना स्टार्ट किया, जैसे ही गर्म करना स्टार्ट किया पानी वाष्प बन के उड़ गया और बचा क्या, नमक। मतलब मैंने पानी में से नमक को अलग कर दिया, यही क्रिस्टलीकरण है। यही मैंने लिखा है, देखो। यह विलय के पृथक्करण की वह विधि है जिसमें मिश्रण को गर्म किया जाता है और जिसमें उपस्थित विलय पदार्थ रवेदारों में अलग हो जाता है, जिससे नमक हुआ था, और अशुद्ध पदार्थ विलयन में ही बचा रह जाता है। मतलब पानी तो उड़ गया और मतलब जो भी अशुद्ध पदार्थ था, मतलब जो हमारे पास नमक बचा हुआ था, वो पेंदे में जमा हो गया। जैसे खारे जल से नमक बनना, खारे जल में अब जल था, वो जल तो वाष्पीकरण करके उड़ गया और नमक हमारे पास बन गया। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं डिस्टिलेशन, जिसको आसवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसवन, डिस्टिलेशन, आसवन। देखो इस विधि में क्या करते हैं, क्वथनांक का खेल होता है। इसमें क्वथनांकों का खेल होता है और क्वथनांक किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे जिसका टेम्परेचर कम होगा उसको क्वथनांक कम, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा। देखो होगा क्या, प्रवाजी, अब आसन के आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, प्रवाजी आसन, वाष्पासन, सरवलासन, ये इनके टाइप्स होते हैं। अब इनसे हम एल्कोहल भी बना सकते हैं, साबुन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो इसको डिटेल में हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये कोई मैंने क्रूड ऑयल था, कोई जमीन में से निकाला, देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं। क्रूड ऑयल था इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर भर दिया, ये क्रूड ऑयल था इसके अंदर भर दिया मैंने। तो ये मान लो ये यहाँ तक क्रूड ऑयल भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है क्रूड ऑयल। देखो अभी 2 मिनट दो मेरे को, अभी समझ में आ जाएगा आपको, 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे मैंने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, देखो अब जिसका क्वथनांक सबसे कम होगा तो वो जल्दी वाष्प बन के उड़ जाएगा, जिसका क्वथनांक जल्दी होगा। अब इसको मैंने पृथक्करण के लिए अलग अलग ये वाल्व लगा रखे हैं, इधर से, इधर से, इधर से और इधर से। देखो जैसे गर्म करना स्टार्ट किया, जिसका इस क्रूड ऑयल में जो भी पदार्थ था, ऐसे मान लो इसी क्रूड ऑयल में क्या था, क्रूड ऑयल के अंदर क्या होगा, जैसे पेट्रोल होगा, ऐसे मान लो पेट्रोल होगा, डीजल होगा, एल्कोहल होगा और अदर, मतलब अन्य चीज़ें होगी इसके अंदर। तो जैसे गर्म करना स्टार्ट किया, ये ऊपर जाएगा उठ के, मतलब सबसे जो कम टेम्परेचर पे उबलना स्टार्ट हो जाएगा, वो पहले वाष्प बन के उठ जाएगा, ये लो उठ गया। तो इसको जैसे ही वो ये आगे ऊपर आया उठ के, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से पृथक कर लिया, यहाँ से पृथक कर लिया। तो कम क्वथनांक वाला पहले पृथक हो गया, मतलब ये इसका टेम्परेचर क्या है, जैसे इसका मैं मान लूँ यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आ गया। फिर नीचे जाऊँगा, अब जो नीचे बढ़ता जाऊँगा ना, वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे। मतलब जो नीचे वाला है ना, उसका मतलब क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब सबसे लास्ट में उबलेगा वो लास्ट में जो जिसका सबसे ज़्यादा रह गया वो पेंदे में जमा रह जाएगा, उसको मैं अलग कर लूँगा लास्ट में। तो जिसका क्वथनांक कम होगा तो वो ऊपर ही ऊपर जाएगा, जिसका क्वथनांक कम होगा वो उसके नीचे आएगा, जिसका क्वथनांक और भी मतलब ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक वो उसके भी नीचे आ जाएगा, जिसका मतलब सबसे ज़्यादा क्वथनांक होगा वो सबसे नीचे रह जाएगा। तो ऊपर सबसे कम क्वथनांक वाला रहेगा और नीचे सबसे ज़्यादा क्वथनांक वाला रहेगा। कम क्वथनांक का मतलब ये हुआ कि ये टेम्परेचर देते ही वाष्प बन के उठ गया और ऊपर ही ऊपर आ गया ये, और इसको मैंने अलग कर लिया। फिर मैंने दूसरी लेयर पे गर्म करना स्टार्ट किया और दूसरा जिसका इससे कम क्वथनांक था, जैसे इससे ज़्यादा क्वथनांक था 40 डिग्री, ये अलग हो गया। फिर थर्ड लेयर में जिसका इससे भी ज़्यादा जिसका क्वथनांक था वो अलग हो गया, और जिसका सबसे ज़्यादा क्वथनांक था वो पेंदे में ही जमा रह गया। इस प्रकार में टेम्परेचर के बेस पे, क्वथनांक के बेस पे सबको मैंने अलग अलग क्रूड ऑयल में से सारे घटकों को पृथक कर लिया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। इस विधि द्वारा भिन्न भिन्न अवशोषण क्षमता वाले विलय पदार्थों को पृथक किया जाता है। देखो ये चीज़ आपको दिमाग में ध्यान रखनी है, भिन्न भिन्न अवशोषण क्षमता।
ये अवशोषण क्षमता होती क्या है? क्रोमेटोग्राफी, इसको वर्ण लेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण लेखन विधि। मैंने भी दे दिया है इसका नाम वर्ण लेखन हिंदी इंग्लिश में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या था इसमें, प्राकृतिक रंगों तथा डायसी वर्णकों का पृथक्करण ही क्या क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। इसके द्वारा इसका पृथक्करण करते हैं। देखो बेस्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ये प्रश्न आ गया, यही देख लेते हैं। देखो मेरे पास क्या था, एक पात्र था, ये पात्र लिया मैंने। अब इसमें किया क्या मैंने, एक छड़ी फंसा दी इसके अंदर और ये पेपर ले लिया, इसमें मैंने विलेन भर दिया, यहाँ पे ये विलेन भर दिया, ये लो देखो, और ये पेपर है यहाँ पे देखो। एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ। इसके अंदर डुबा दिया इस पेपर को मैंने, ये इतना डूब गया, इतना नहीं डूबा। और ये था मेरे पास, देखो एक सेकेंड, ये रेड कलर था, ब्लैक रेड। देखो इस मिश्रण के अंदर बता रहा हूँ कौन कौन से कलर थे। ये बैंगनी कलर था, एक कलर और ले लेते हैं। देखो ये बैंगनी कलर था। अब देखो जैसे ही मैंने इस पेपर को, ये जो पेपर है, ये वाला पेपर है, ये पेपर, इसको इस विलेन के अंदर डुबाया, तो जिसकी अवशोषण क्षमता सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले अवशोषित होगा और सबसे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जैसे ये है ना, ये वाला, ये इसका ये बैंगनी कलर सबसे ऊपर आ गया यहाँ पे, इसका इस पेपर का सबसे ऊपर का कलर बैंगनी कलर हो गया, ये वाला, ये देखो ये बैंगनी कलर हो गया। ऐसे मान लो उसके बाद भी मेरी अवशोषण क्षमता मेरे पास किसकी थी, दूसरा कलर ये था जो मैंने लिया था, इसकी थी सबसे, फिर इससे कम इसकी अवशोषण क्षमता थी, तो इसके बाद में इसका अवशोषण होगा। इस विलेन में जो भी विलेय पदार्थ हैं उनका रंगों के बेस पे मैंने अवशोषण कर लिया। उसके बाद में जैसे मैंने, उसके बाद अवशोषण था ब्लैक कलर की थी, तो मैंने जैसे ब्लैक कलर को पृथक कर लिया। ये देखो यहाँ से ये ब्लैक कलर आ गया। मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल करी, ब्लू कलर ने। सबसे दूरी सबसे ज़्यादा किसने दूरी तय की, ब्लू कलर ने। मतलब इसकी अवशोषण क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। और जो सबसे कम दूरी तय करेगा, जैसे सबसे कम दूरी ये ब्राउन वाला करेगा, क्योंकि रेड वाला ब्राउन वाला आएगा, तो सबसे कम दूरी इसने तय करी, तो सबसे कम अवशोषण ज़्यादा इसकी होगी। मतलब जो उसमें पेपर में जो सबसे ज़्यादा ऊपर तक चढ़ जाएगा उसकी तो अवशोषण क्षमता ज़्यादा होगी। अवशोषण क्षमता मतलब जो पहले अवशोषित होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा, अवशोषण क्षमता ज़्यादा होगी। और जो कम दूरी तक चढ़ेगा, ऐसे मान लो यहीं तक रह गया, इसकी अवशोषण क्षमता, जो अवशोषण क्षमता है ना, वो कम रहेगी इसकी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? मतलब क्या था, मैंने इस विलेन, ये इसका मतलब ये है कि जो ये विलेन है ना, ये विलेन नीचे ये बढ़ दिया, इसमें रेड कलर, इसमें मतलब ब्लैक कलर भी है, ब्राउन भी है, और ये आसमानी कलर भी है इसमें, और ये ब्लू कलर भी है। इन सबको जब पेपर डुबाया मैंने, तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर मेरे पास क्या दिखा, ये बैंगनी वाला दिखा। इसका मतलब क्या हुआ, पानी के अंदर पेपर डुबाया तो सबसे ऊपर बैंगनी कलर आया। इसका मतलब सबसे पहले अवशोषित कौन सा हुआ था, बैंगनी कलर हुआ था, इसलिए सबसे ऊपर चला गया। फिर उसके बाद मेरे को कलर दिखा इस पेपर पे, ये आसमानी कलर दिखा। इसका मतलब उसके बाद में अवशोषण क्षमता किसकी ज्यादा है, बैंगनी के बाद में इसकी ज्यादा है। फिर ब्लैक दिखा, इसका मतलब उसके बाद में ब्लैक की है, और सबसे लास्ट में ब्राउन दिखा इधर, तो इसका मतलब सबसे कम अवशोषण क्षमता ब्राउन कलर की है। तो इस प्रकार से इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इस प्रकार से मतलब अलग अलग कलर जो विलेन में है उसको मैं इस पेपर क्रोमेटोग्राफी से, मतलब पेपर वर्णलेखन से मैं अलग अलग कर सकता हूँ। समझ में आई आपके? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इवेपोरेशन की। ये तो इससे इजी तो कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता। इवेपोराइजेशन, उर्दू जिसको हम बोलते हैं, सॉरी वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन नहीं, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन होता है। वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई सॉलिड पदार्थ है, जैसे ये कोई दूध है, ऐसे मान लो आप, तो एग्जाम्पल के तौर पे इस दूध को मैंने क्या किया, यहाँ से गर्म किया, गर्म करना स्टार्ट किया, यहाँ से गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म किया तो मैंने क्या किया, ये जो इसके अंदर लिक्विड था वो तो वाष्प बन के उठ गया, और नीचे बिल्कुल रवेदार फॉर्म में दूध का जो वो था ना, प्रोटीन वाला पार्ट, वो इसके अंदर
बचा रह गया, जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं दूध में से मेवा मावा निकलता है, मेवा जिसको क्या बोलते हैं, वो नीचे पात्र के इस पेंदे में जमा हो गया। तो पानी को तो उड़ा दिया मैंने और नीचे सॉलिड रूप में जो पदार्थ था वो बच गया। मतलब ये वाष्पीकरण में होता कुछ नहीं है। अगर कोई ठोस और कोई मतलब विलेय पदार्थ है, ठोस प्लस लिक्विड का अगर कोई विलयन है, ठोस प्लस द्रव का कोई विलयन है ऐसे मान लो, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है, ठोस भी लिक्विड फॉर्म में हो गया है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इस ठोस के अंदर ये लिक्विड मिलाया हुआ था, लेकिन जो जिसे मैं इसको गर्म करूंगा तो ये जो द्रव है ना इस ठोस से अलग हो जाएगा। मतलब इस ठोस के अंदर भी जो लिक्विड था वो भी बाहर निकल जाएगा और जो लास्ट में बचेगा मेरे पास केवल ठोस बच जाएगा। मतलब द्रव विलयन में से ठोस को अलग करना। देखो इसमें लिखा ही हुआ है, डेफिनेशन को समझो। देखो द्रव विलयन में घुलित, वाष्पीकरण होगा ही द्रव का, हमेशा ठोस का थोड़ा होगा। तो द्रव विलयन में घुलित ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था से अलग, मतलब द्रव से अलग किया जाता है। या ठोस पदार्थ द्रव विलयन है, द्रव विलयन के अंदर जिसे मैंने गर्म किया तो मतलब द्रव मॉलिक्यूल तो ऊपर उठ गया और ठोस जो नीचे है पेंदे में जमा हो गया, पेंदे में हमारे पास बच गया। इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं सब्लिमेशन। ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं। क्या होते हैं वाष्पीकरण, क्या होता है कंडेंसेशन, क्या होता है सब्लिमेशन, क्या होता है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो देखो मैं आपको बता दूं सब्लिमेशन होता क्या है, ऊर्ध्वपातन होता क्या है। ऊर्ध्वपातन के अंदर क्या करते हैं, अगर कोई ठोस था, इसको मैंने गर्म किया, इस ठोस को मैंने गर्म किया और ठोस को गर्म करने, ये लिक्विड में बदला नहीं, मतलब द्रव में बदले बिना ही ठोस से डायरेक्ट गर्म करने पर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल गया। इसका मतलब उसको क्या बोला हमने, सब्लिमेशन। कपूर, अब जैसे एग्जाम्पल देखो आप पहले, कपूर था, कपूर को आग में डाल देना सॉलिड में, तो ये कभी लिक्विड में बदलता है क्या, नहीं, ये जल के डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है। आयोडीन हुआ, मतलब कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, ये डायरेक्ट वाष्पीकरण हो जाता है इसका। शुष्क बर्फ, जिसको ठोस CO2 भी बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। इसको जैसे गर्म करोगे तो उड़ के बाहर चला जाएगा। ये नेफ्थलीन को गर्म करोगे उड़ के बाहर चला जाएगा। और जैसे अब इनको अलग कैसे करेंगे, देखो कपूर था, इसको मैंने गर्म किया, इसमें देखो ये पात्र ले लिया मैंने, ये कपूर था, इसके अंदर कपूर था। अब यहाँ से गर्म किया मैंने इसको, तो ये वाष्पीकरण करके ये गैस के फॉर्म में आ गया इधर। तो अलग, अब कपूर वापस तो बनाऊंगा ना, कैसे बनाऊंगा, अलग कपूर को अलग कैसे करूंगा, गैस में थोड़ा रहेगा। तो इसको शीतलित, यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, यहाँ पे इसका संघनन हो जाएगा, इसका संघनन करेंगे और वापस से ठोस के रूप में इसको प्राप्त कर लेंगे, ठोस कपूर प्राप्त कर लेंगे, कंडेंस करके इसको, गैस को कंडेंस करके ठोस कपूर प्राप्त कर लेंगे वापस से। पहले ठोस था, इसको गर्म किया, मतलब मिक्सर, जैसे मान लो कोई मिक्सर में था ये, तो इसको गर्म किया, ठोस से डायरेक्ट जो गैस में बदल गया, जो लिक्विड में नहीं बदला, जो डायरेक्ट गैस में बदल गया, वही कपूर था। और उसको मैंने कंडेंस करके वापस से ठोस कपूर, ठोस रूप में बदल दिया, तो वही वापस से कपूर, प्योर कपूर बन गया, ये शुद्ध कपूर, मतलब विलयन में से शुद्ध कपूर पृथक कर लिया मैंने। इसी प्रकार आयोडीन, शुष्क बर्फ, नेफ्थलीन, इनका सबका पृथक्करण इसी विधि से हम कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन से। ठीक है गाइज, हम अब नेक्स्ट बात करते हैं सेडिमेंशन एंड डिसोल्यूशन का, मतलब अवसादन एंड निस्तारण। कुछ नहीं है देखो, और ये आपने देखा होगा पानी के अंदर तेल मिला देते हैं ना, तो कभी भी मिक्स नहीं होता वो। जैसे मेरे पास था ये वाटर था, ये वाटर था, पानी था ये, लेकिन इसके अंदर जैसे मैं तेल मिलाऊंगा तो आपको पता होगा तेल में होता क्या है। जैसे तेल मिलाऊंगा इसके अंदर तो ये ऊपर ऐसे तैरने लग जाएगा, इसके ऊपर तेल इसके ऊपर तैरने लग जाएगा। या फिर कोई ऐसी चीज़ मिलाऊंगा इसके अंदर, पानी में तेल मिला दूंगा, या फिर इसके अंदर ऐसी चीज़ मिलाऊंगा। एक तो एग्जाम्पल ये ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ये ले लो, देखो ये इसमें पानी भरा हुआ था, ये पानी था, और नीचे पर इसे मारो, इसके अंदर है ना मैंने डाल दी मिट्टी, सॉरी इसके अंदर मैंने डाल दी मिट्टी। तो जैसे मिट्टी डाली, मिट्टी पेंदे में जमा हो गई। तो ये जो चीज जमा हो रही है ना, उसको तो बोलते हैं अवसादन। जो जमा हो रही है उसको तो अवसादन बोलते हैं। और जो ऊपर जो भी लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड ऊपर बचा हुआ है, उसको मैंने जो बाहर पृथक कर लिया, इसको निकाल लिया पृथक, उसको बोलते हैं हम निस्तारण। क्या बोलते हैं उसको? निस्तारण। मतलब जो चीज नीचे है उसको तो मैंने रहने दिया, उसको तो अवसादन बोलते हैं। जो चीज नीचे आ गई दो मिक्सर में से, जो चीज अघुलनशील, हमेशा ध्यान रखना इन चीजों में अघुलनशील होती है, घुलती नहीं है कभी भी। देखो मैंने लिखा हुआ है इधर अघुलनशील,
कभी भी घुलती नहीं है। मतलब दोनों, जैसे तेल में कभी वाटर घुलता नहीं, जैसे ये तेल है और ये जल है और ये तेल है, ये दोनों कभी भी नहीं घुलेंगे आपस में। तो इस जल को मैंने रहने दिया और तेल को ऊपर पड़ता कर लिया, तो इसको तो अवसादन बोल दिया, ये निस्तारण हो गया। इसी प्रकार की मतलब जो प्रोसेस है ना उसको बोलते हैं। जैसे ये था पानी और ये थी मिट्टी, ये तो पानी था, ये मिट्टी थी। अब हुआ क्या, पानी में से मिट्टी को मैंने अलग किया, तो पानी को अलग कर दिया और मिट्टी नीचे रह गई, तो अलग किया उसको तो निस्तारण बोल दिया, और जो मिट्टी नीचे पैंदे में जमा हुई थी उसको अवसादन बोलती है, क्योंकि ये दोनों भी अघुलनशील है। पानी के अंदर कभी मिट्टी घुलती है क्या? नहीं घुलती, पैंदे में बैठ जाती है। ये किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस। कल ही पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, मतलब होमोजीनियस एंड निलंबन पढ़ाया था ना, कल भी तो बताया था निलंबन, इसको क्या बोलते हैं? निलंबन। ठीक है गाइस, इस प्रकार से हम दो मतलब मिश्रण में दो अवयव जो घुले हुए हैं ना उनको पृथक कर सकते हैं, जो आपस में घुलनशील ना हो, अघुलनशील होने चाहिए वो। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। इससे इजी एग्जांपल तो हो ही नहीं सकता। घर में चाय तो बनती होगी ना, चाय, इस चाय को मैं क्या की जो छलनी होती है ना उसके द्वारा छानता हूँ, और छानने के बाद जो अवशेष होता है ना, अवशेष मतलब वो तो छलनी के मतलब छलनी के अंदर रह जाता है और चाय नीचे छन जाती है पात्र में। ये गिलास है, इसमें चाय आ जाएगी, और ये चाय पत्ती अवशेष, इसको क्या बोलते हैं? चाय पत्ती छलनी के अंदर रह जाएगी। फिल्ट्रेशन यही होता है, मतलब तो अघुलनशील। अब चाय के अंदर है ना, जो चाय था इसका कलर ही मिक्स, इस चाय के अंदर चाय प्लस दूध था, ये देखो आप, इस दूध के अंदर मैंने चाय मिलाई थी, लेकिन ये इस चाय का केवल कलर दूध के अंदर मिक्स हुआ है। इस चाय का कलर दूध के अंदर मिक्स, तो चाय थोड़ी मिक्स हुई है, ये दोनों एक्चुअल में अघुलनशील है। अघुलनशील मतलब ये पूरा चाय डिजोल्व नहीं हुई है इसके अंदर, इसका कलर गया है। तो बाद में क्या करेंगे हम, इस दूध में से चाय का इसका कलर चढ़ गया इसके ऊपर, तो अब इस चाय को, चाय पत्ती को अलग भी तो करना पड़ेगा, तो छलनी के द्वारा छान लूंगा तो चाय पत्ती अलग हो जाएगी। इसी को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब ये देखो, कोई सरल मिक्सचर था, इसमें से मैंने अघुलनशील ठोस था कोई, जैसे चाय पत्ती ठोस ही तो है, अघुलनशील ठोस से इसका पृथक्करण कर दिया छलनी के द्वारा, या जिसको हम छनित्र बोलते हैं, उसके माध्यम से किया जाता है, इसको निषेधन कहते हैं। इसे गंदे जल से, ये गंदे जल का भौतिक शुद्धिकरण, जैसे आरओ मशीन, उसमें भी हम तो ऐसे करते हैं कि फिल्ट्रेशन करते हैं। आरओ मशीन, एक्वागार्ड वगैरह नहीं सुना क्या? जो मतलब जिसे पानी मतलब आरओ जिसको हम बोलते हैं, हम जो गंदे जल को मतलब जिनमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसको छान के फिर पानी शुद्ध करके पिया जाता है, वो एक तरह से फिल्ट्रेशन ही है, क्योंकि उसके अंदर फिल्टर ही लगा होता है। जो पानी को शुद्ध करने वाली चीज़ आती है ना गंदे पानी से, ये गंदे पानी किसके द्वारा शुद्ध होता है? फिल्टर के द्वारा। ये जो फिल्टर होता है ना, यही पानी को शुद्ध कर देता है। और जो ठोस पदार्थ है ना, इसको तो रोक लेता है, और लिक्विड फॉर्म में जो शुद्ध वाटर है ना, इसको ये पास होने देता है, पीने योग्य पानी बना देता है, पीने योग्य पानी बना देता है, जिसको हम पीते हैं आरओ मशीन के द्वारा। एक्वागार्ड वगैरह बहुत सारी कंपनियां कहती है, उसमें फिल्टर ही लगा होता है एक्चुअल में। वो जो ठोस लिक्विड होता है ना उनको तो रोक लेता है, और जो प्योर वाटर होता है ना लिक्विड फॉर्म में, उसको पास कर देता है ताकि वो पीने योग्य बन जाए। ठीक है, इस शायद समझ में आ गया आपके, कोई डाउट नहीं रहा होगा। सेंट्रीफ्यूज की बात करते हैं, ये भी बहुत हम डेली यूज का। अब अगर आपने हर परिवार में दूध, सुबह सुबह छाछ तो बनती होगी ना, अब छाछ बनाते समय दूध से क्रीम निकलती है, तो फिर वो छाछ रह जाती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? सेंट्रीफ्यूज का। उसके अंदर करते क्या है, इसी तरह में तरल मिश्रण से मतलब जो मिश्रण होता है ना उसको, ये जो मिश्रण होता है ना, मिश्रण देखो एक मिनट, मिश्रण दूध, ये मिश्रण में दूध में मतलब मक्खन भी होता है और दूध इसकी छाछ बनाई जाती है। उसको क्या करता है, उस मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिसे क्या करता है, ये अधिक घनत्व वाले पदार्थ को मिश्रण से अपकेंद्रण के प्रभाव से परिधि की ओर धकेल देता है, या जो अधिक घनत्व वाले पार्टिकल से परिधि की ओर चले जाते हैं, जैसे दूध से क्रीम निकालना। देखो इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझते हैं। देखो ये देखो, इसके अंदर देखो ये दूध है, वही इसके अंदर दूध भरा हुआ है, ये देखो ये दूध भर दिया मैंने इसके अंदर। अब हुआ क्या, जैसे मैंने इसको घुमाया, देखो एक बार मैंने इसको घुमाया, ये देखो ये घूम रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, ये मतलब ये एक तरह से ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, ये है ना, इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है ये।
मतलब कोई भी जैसे मशीन छाछ करने वाली मशीन होती है ना, वो इस दूध को क्या है इसके चारों तरफ घुमाती है, तो घुमाती है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ऐसे घुमाएगी ना, इसके चारों तरफ घूमेगी तो परिधि की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल, अब कोई भी चीज़ है ना, किसी भी चीज़ को हम घुमाएंगे, जैसे एक धागे से हम पत्थर को बांध के घुमाते हैं तो पत्थर में वजन ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी होती है, तो वो हमेशा पत्थर परिधि की ओर रहता है, मतलब हमारे से सबसे दूर रहता है वो पत्थर। तो इसको घुमाऊंगा मैं छाछ के अंदर इस मशीन को, तो जो मक्खन होता है ना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उससे, तो मतलब ये क्या करेगा, ज़्यादा डेंसिटी वाले पदार्थ को परिधि की ओर धकेल देगा, उसका मतलब ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है या उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, परिधि की ओर चला जाएगा। तो जो मक्खन है ना वो तो चारों तरफ परिधि की ओर इकट्ठा हो जाएगा, और जो दूध लिक्विड फॉर्म है जिसको हम छाछ बोलते हैं वो बिल्कुल इसके पास में लिक्विड फॉर्म में बनी रह जाएगी। जैसे पत्थर को बांध के घुमाते हैं ना, ऐसे सर के ऊपर पत्थर को धागे से बांध के, तो पत्थर मतलब हमारे से मैक्सिमम डिस्टेंस दूरी करके रहता है, दूर रहता है, मतलब उसी को परिधि बोलते हैं, जितनी दूरी कवर करके रहता है ना वो इस परिधि पे रहता है वो। जैसे देखो ये धागा था, यहाँ मैं था, जैसे मतलब हम खड़े हैं, यहाँ से ये मेरा हाथ थे, ये हाथ थे, यहाँ से मैंने कोई धागा बांध दिया, ये देखो ये पत्थर है, तो ये पत्थर घूमेगा, देखो इधर, अब ये परिधि है, हमेशा इसको घुमाऊंगा ना तो मैं इस परिधि पे रहेगा, ये पत्थर इस परिधि पे रहेगा, कितना ही घुमा लो ये परिधि पे रहेगा, ये यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा, ये देखो ये पत्थर, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसी परिधि पे रहेगा घुमाते हुए इसको, ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, हमेशा इसी परिधि पे रहेगा। ये मक्खन भी तो ऐसे ही निकलता है छाछ में से कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने नहीं, परिधि की तरफ इकट्ठा, मतलब जिस पात्र में हम बना रहे हैं उस पात्र की दीवारों पे, तो दीवारों की तरफ तो है ना, दीवारों पे तो ये मक्खन इकट्ठा हो जाता है और बीच में लिक्विड फॉर्म में छाछ रह जाती है, इसी को हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। ठीक है गाइस, दूध से क्रीम निकालना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल का, दूध से क्रीम निकालना। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ ये सारे मेथड जो मतलब मिश्रण के घटकों का पृथक्करण समझ में आया होगा, बिल्कुल आपके कोई भी आपके कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप बिल्कुल मतलब इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई भी इसमें इसे मतलब डाउट वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। और अगर फिर भी आपको डाउट रहे तो एक दो बार वीडियो को देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। अब आपको चाहिए कि मैं प्रॉपर जो ये मैंने पढ़ाया है ना, ये प्रॉपर नोट्स आपको चाहिए, तो क्या करना, आपको जाके ये टेलीग्राम ग्रुप है यूनियन अकेडमी ऑफिशियल, इसको जाके ज्वाइन करना है। सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे जाके यूनियन अकेडमी ऑफिशियल के नाम से, यहाँ पे वहाँ पे मेरी फोटो आ जाएगी और वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेना। और ये होगा क्या, यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF रूप में जो पढ़ा रहा हूँ ना एजीटी, उसकी PDF मिलेगी आपको नोट्स की। ये जो नोट्स है ना PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। यहाँ पे क्या किया था, आपका टेस्ट भी लिया जाता है, यहाँ पे आपकी क्यूज भी सॉल्व कराई जाती है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी भेजे जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कराई जाती है। ठीक है गाइस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कराई जाती है। और अगर कोई क्यूरी हो तो द यूनियन अकेडमी 01@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पर आप कोई भी क्यूरी हो तो मेरे को सेंड कर सकते हैं। गाइस, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर का जो चैप्टर था ना, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी का कोई डाउट हो ना तो वो प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख लेना, वो सारे डाउट क्लियर कर लेना है। स्टेट्स ऑफ मैटर ना कंप्लीट हो गया है। ये आज इसका 7वां लेक्चर था, ये कंप्लीट कर दिया है मैंने। इसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है गाइज, इसका मैं अगले 1-2 दिन में टेस्ट प्लान कर रहा हूँ। मतलब जो भी पढ़ा दिया ना उसका सबका इसी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लिया जाएगा आपका। तो प्लीज़ कृपया करके सभी मतलब सारी वीडियो है ना, आप प्रीवियस लेक्चर सारे देख के आना, रिवीजन करके आना। अभी सारी वीडियो की जो प्रीवियस वीडियो की जो लिंक है ना, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके सारी वीडियो देख लेना आप, और मिस मत करना, ताकि आप टेस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए। देखिए गाइस, बहुत मेहनत हो रही है इन सब चीज़ों में, तो प्लीज़ कोऑपरेट करके चलना। और दूसरी बात है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा आपको, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ा दिया। ऐसे पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आती ना, उससे मतलब क्या पढ़ाने का। तो मतलब वही चीज़ें पढ़ो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है गाइस, तो अगला जो चैप्टर है ना मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर या केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर या केमिकल बॉन्डिंग, दोनों में से कौन सा स्टार्ट करना है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पोल करा दूंगा। दोनों में से जो भी स्टार्ट करना आप मेरे को बता देना कि कौन सा पढ़ना है, वही आपको स्टार्ट करा देंगे, आपके लिए वही पढ़ा देंगे। आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, ये चैलेंज लेता हूँ मैं आपसे। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 लेक्चर जिसने पढ़ लिया ना, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंगुली भी हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पहले भी बताया था कि बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक आप पहले वाले सारी वीडियोस मतलब स्टडी करके आना, उनका रिवाइज करके आना उनको, और अच्छे से टेस्ट देना। और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहले वाले लेक्चर अभी मैं सारे लेक्चर्स की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके सारे लेक्चर्स आप अच्छे तरह से पढ़ के आ जाना। ठीक है गाइस, धन्यवाद।